channel. This is the second video of oral pathology synopsis. In the previous video I have talked about vitamins, various vitamins I have talked, and some of the vitamins were left, so I'll be completing them, and I'll be doing another table which is very important, which is important in point of view of biochemistry as well as physiology, that is various hormones which are important in our body. So उनके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं बॉडी में कम ज़्यादा होने से, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे. तो पहली वीडियो में मैंने विटामिन्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी. इस वीडियो में मैं जो बचे हुए विटामिन्स हैं उनको बताने वाली हूँ. सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू. If you are a dental student, you're doing your BDS or want to do your MDS or want to gain knowledge, everything is completed in this channel. So currently I am doing oral pathology synopsis, साथ के साथ में oral anatomy का synopsis भी चल रहा है alternatively. तो पिछली वीडियो में मैंने विटामिन्स के बारे में बात करी थी, अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमने पिछली बार जब बात करी थी तो हमने लास्ट विटामिन B1 और B2 के बारे में बात करी थी. जो सारे विटामिन बचे हुए हैं, नियासिन, विटामिन B5, विटामिन B6, बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये सारी की सारी विटामिन B की सीरीज़ है. ठीक है. तो मैंने इनिशियल वीडियो में विटामिन B1 और B2 के बारे में बात करी थी. विटामिन B1 को एंटी बेरीबेरी और एंटी न्यूरेटिक विटामिन बोलते हैं और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं. मैं बता देती हूँ. जो पहला वाला विटामिन जिसकी बात करी थी मैंने, दैट वाज विटामिन B1. तो उसमें जो फीचर्स थे, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, विटामिन B1 जो मैंने बताया था, जिसको हम बेरी बेरी भी बोलते हैं, उसमें एक ड्राई बेरी बेरी भी था और एक वेट था. तो जो वेट और ड्राई, उनके अलग अलग फीचर्स थे. ड्राई वाले में हमारे पास, जिसको हम पेरिफेरल न्यूराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, दैट वाज मेनली रिलेटेड टू द नर्व्स. एंड वेट बेरी बेरी जिसमें कि कार्डियक मैनिफेस्टेशंस भी इन्वॉल्व थी. उसमें सेरिब्रल और वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी थी विद कॉर्कॉफ साइकोसिस. ठीक है. तो ये दोनों फीचर्स आपको उसमें पता होनी चाहिए. उसके बाद जो एक और विटामिन B2 के बारे में जो बात करी थी, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं. तो उसमें जब हमने उनके फीचर्स के बारे में बात करी थी, तो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन. जो लोग मिल्क नहीं लेते, जो लोग बिल्कुल भी मिल्क नहीं पीते, उन लोगों में विटामिन B2 डेफिशिएंसी रहती है. और ओरली अगर हम इसकी बात करें तो ओरली दैट वाज रिलेटेड टू ग्लोसाइटिस. द फिलीफॉर्म पैपिला बिकम्स एट्रोफिक वाइल द फंगीफॉर्म पैपिला, जो हमारी टंग होती है, ठीक है, उसमें बीच में हमारे पास क्या रहते हैं, फिलीफॉर्म पैपिलाज रहते हैं, और साइड में हमारे पास यहाँ पे रहते हैं फंगीफॉर्म पैपिलाज. तो जो फिलीफॉर्म पैपिलाज होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, विच बिकम्स एंगॉग्ड एंड मशरूम शेप. जो फंगीफॉर्म पैपिलाज रहते हैं साइड के, वो मशरूम शेप के हो जाते हैं, गॉग शेप के हो जाते हैं, जिसमें कि मजेंटा कलर की टंग दिखाई देती है, मजेंटा कलर. ठीक है. साथ में हमने बात की चिलोसिस की, ऑक्यूलर लीजन्स की. तो ये सारा का सारा हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर विटामिन, दैट इज़ विटामिन B3. नियासिन को विटामिन B3 बोलते हैं. वेट फॉर अ सेकेंड. ठीक है. तो नियासिन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो नियासिन को विटामिन B3 बोलते हैं. ठीक है. ये आप नोट है, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा. नियासिन इज़ विटामिन B3 डेफिशिएंसी, एंड विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से प्लेगरा हो सकता है. ठीक है. अब प्लेगरा कैसे दिखाई देता है आपको बताती हूँ अभी, लेकिन आप इसमें पहले ये चीज़ देख लीजिए कि इसके 3 इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं यहाँ पे, दैट इज़ डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डायमेंशिया. ये चीज़ें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है जितनी भी एज का है, उसको डायमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस है. ठीक है. डर्मेटाइटिस होता है स्किन से रिलेटेड, स्किन की इन्फ्लेमेशन. डायरिया मतलब लूज मोशंस, एंड डायमेंशिया इज़ रिलेटेड टू मेंटल स्टेट. तो
अगर ये 3 चीज़ें उसको हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे को विटामिन B3 दैट इज़ नियासिन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, उसकी आप स्किन की अगर आप हालत देखोगे तो उसमें प्लेगरा दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से स्किन की कंडीशंस दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ऐसे फाइंड आउट करना कि आप उसकी स्किन को देखो कि आपको उसमें प्लेगरा के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं नहीं। बाकी आप उससे पूछो, आप उसकी मेंटल स्टेट के बारे में पूछने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि भी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नियासिन डेफिशिएंसी। ओरली अगर आप उसका चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो उसकी टंग है वो बिल्कुल बाल्ड होगी। बाल्ड मतलब उसके ऊपर कोई भी ऐसा लगेगा आपको कि कोई भी पैपिला नहीं है, बिल्कुल प्लेन पड़ी हुई है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बाल टंग और सैंडविच, या फिर रॉ बीफी मतलब कच्ची बिल्कुल जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, रॉ बीफी। उसके बाद द म्यूकस बिकम्स वेरी फ्यूरी रेड एंड पेनफुल एंड सैलिवेशन इज प्रोफ्यूज। बहुत ज़्यादा उसका सलाइवा आता होगा और उसकी जो म्यूकोसा है वो बहुत ही रेड पेनफुल होगी। तो ये सारे के सारे ओरल फीचर्स हैं नियासिन डेफिशिएंसी के लिए। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अनदर विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सीरीज दैट इज़ विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड और चिक एंटीडर्मेटाइटिस फैक्टर। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। पैंटोथेनिक एसिड एंड चिक एंटीडर्मेटाइटिस फैक्टर। ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड इसमें इन्वॉल्व रहता है और चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम, इसमें क्या रहता है कि जो पैर होते हैं, ठीक है, उनमें नमनेस और पेन हो जाता है, किसका, टोज़ का, एंड स्लीपनेस, रात को नींद नहीं आएगी, फटीग रहेगा। ये सारे के सारे फीचर्स दिखाई देते हैं। पैंटोथेनिक एसिड इज़ वन ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। तो इस पे एक पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, जो बॉडी खुद बना लेती है विटामिन विटामिन B5 के केस में। तो आपको पता होना चाहिए पैंटोथेनिक एसिड है वो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फीचर्स के में अगर आप देखोगे तो जो पैंटोथेनिक एसिड है उसमें जो पैर होते हैं, सबसे ज़्यादा उस बंदे की, जो भी पेशेंट आपके पास आएगा ना, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट क्या करेगा कि उसके पैरों में नमनेस, उसके टोज़ में नमनेस, पेन रहता है, उसको रात को नींद नहीं आती, पैरों में दर्द रहता है, थका फील करता रहता है, क्रैम्प्स लगता है उसको, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब लेके आएगा वो आपके पास, तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ विटामिन B5 डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन B5 डेफिशिएंसी में कोई एज सच ओरल मैनिफेस्टेशंस नहीं है, इसकी जर्नल मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, उसके बाद रहेगा विटामिन B6। विटामिन B6 इज़ रियली इंपॉर्टेंट विच इज़ दी पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहती है। पेरिफ्रीज में जो नर्व्स रहती हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन कैटेकोलामाइंस। क्योंकि सेरोटोनिन कैटेकोलामाइंस की कमी रहती है, उस वजह से न्यूरॉन्स की डीमाइलिनेशन हो जाती है और जो पेरिफ्रीज रहती हैं उनमें जो न्यूरॉन्स रहते हैं, नर्व्स रहती हैं, उनमें न्यूरोपैथी होती है। अब जो एक और चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए वो है आइसोनियाज़िड। अब क्या होता है, जो लोग टीबी के पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनियाज़िड देते हैं। तो आइसोनियाज़िड एक ऐसी ड्रग होती है जब वो टीबी का पेशेंट उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक देता है, तो आइसोनियाज़िड की वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है उन लोगों में। तो इसीलिए उनको साथ में विटामिन B6 के कैप्सूल्स भी अलग से देने चाहिए, क्योंकि आइसोनियाज़िड एक ऐसी ड्रग है दैट इज़ एंटागोनिस्ट टू विटामिन B6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है, तो ये आपको बात याद रखनी है। तो विटामिन B6 में क्या याद रखना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको याद रखनी है, डीमाइलिनेशन याद रखनी है और आइसोनियाज़िड याद रखना है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसका भी कोई ओरल मैनिफेस्टेशन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोटिन। बायोटिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन B7। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन B7। ठीक है, और इसको विटामिन H भी बोलते हैं। बायोटिन को हम H भी बोलते हैं।
एक तो हम इसको B7 बोलते हैं, एक हम इसको विटामिन H बोलते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद biotin deficiency is uncommon since it is well distributed to foods and also supplied by the intestinal bacteria. It is also called as vitamin B7, vitamin BH. It is also called as anti-egg white injury factor, egg white injury, anti-egg white, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एनी अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें कि आपकी मेडिसिन में वाइटामिन का बहुत रोल है। तो प्रॉपर वाइटामिन की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। वाइटामिन जो B7 है, बायोटिन जो है, उसकी भी एज सच कोई ओरल मैनिफेस्टेशन नहीं होती, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉलिक एसिड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फॉलिक एसिड में क्या होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मैक्रोसिटिक अनीमिया और ग्लोसाइटिस हो सकता है। मैक्रोसिटिक अनीमिया और ग्लोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। नाउ एमिनोपेरिट्रिन एंड मेथोट्रेक्सेट आर स्टोचिकल analogs of folic acid used in the treatment of many cancers including leukemia. These drugs block the formation of THF and hence DNA synthesis is impaired. ये क्या कहना चाहता है कि जो दो ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं ल्यूकीमिया में, उनकी वजह से ब्लॉक हो जाता है THF फॉर्मेशन, जिसकी वजह से DNA सिंथेसिस इम्पेयर हो जाता है, DNA के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। तो उससे भी इन लोगों को अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो ये जो ड्रग्स जब हम देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये ड्रग्स आपका विटामिन B, पर्टिकुलरली जो फॉलिक एसिड विटामिन होता है, उसको नहीं बनने देती। तो हमें इनके साथ सप्लीमेंट्स की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एमिनोपेरिटिन एंड मेथोट्रेक्सेट। ओरल मैनिफेस्टेशंस अगर हम देखें फॉलिक एसिड की, तो उसमें ग्लोसाइटिस रहता है। ग्लोसाइटिस में जो मेन चीज़ है, जो उसका फीलीफॉर्म पैपिला है, ये जो टंग है, जो बीच के पैपिलास होते हैं फीलीफॉर्म पैपिलास, दे डिसअपियर फर्स्ट, बट इन एडवांस केसेस द फंगीफॉर्म पैपिलास आर ऑल्सो लॉस्ट। बाद में फंगीफॉर्म पैपिला भी चले जाते हैं और जो टंग है वो फ्यूरी रेड कलर की हो जाती है। तो ये इसकी ओरल मैनिफेस्टेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन B12 which is also called as anti-pernicious vitamin or extrinsic factor of calcium. Now अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, इसलिए हम इस विटामिन को एंटी पर्नीशियस बोलते हैं, बिकॉज ये पर्नीशियस अनीमिया से बचाता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस रहती हैं इसके अंदर। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस डीजनरेशन ऑफ पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ एंड पेरिफेरल नर्व्स ऑल्सो ऑकर। तो इसके जो फीचर्स हैं और जो विटामिन B6 के फीचर्स हैं वो सेम से होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है, फ़र्क ये होता है कि विटामिन B12 में ब्लड से रिलेटेड पर्नीशियस अनीमिया भी होता है। अगर हम बात करें ओरल फीचर्स की, तो विटामिन B6 में कोई ओरल फीचर्स नहीं होते, लेकिन विटामिन B12 के ओरल फीचर्स होते हैं। इसमें टंग बीफी रेड कलर की हो जाती है, उसमें ग्लोसोपायरोसिस, ग्लोसाइटिस और ग्लोसोडाइनिया। ग्लोसोडाइनिया इज पेन इन द टंग, ग्लोसोपायरोसिस बर्निंग सेंसेशंस इन द टंग एंड ग्लोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। इसमें हंटर्स ग्लोसाइटिस और मोलर ग्लोसाइटिस भी दिखाई देता है, बार्ड सिंड्रोम सैंडविच भी दिखाई देता है, ठीक है। इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। मोलर्स और हंटर्स ग्लोसाइटिस, दैट इज़ ऐसा लगता है कि कोई पैपिला ही नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है टंग। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगर आप ये पिक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट ग्लोसाइटिस में टंग की कैसी इमेजेस होती हैं। नॉर्मल टंग कैसी दिखाई देती है, उसके बाद डिस्क्वेमेटिव ग्लोसाइटिस में टंग कैसी दिखाई देती है, ये ऐसे अलग अलग पैचेस हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं। उसके बाद फोल्डेड ग्लोसाइटिस में यहाँ पे बीच में हमारे पास एक ऐसे सेप्टम टाइप आ जाता है। उसके बाद कैंडिडा ग्लोसाइटिस में हमारी कुछ टंग अलग कलर की है, कुछ टंग अलग कलर की है। अल्सरेटिव ग्लोसाइटिस में आपको अल्सर्स दिखाई देंगे टंग के ऊपर। फ्लेगमोनस ग्लोसाइटिस हर्ब्स के जो इन्फेक्शंस रहते हैं उसमें आपको ये अलग से फीचर्स दिखाई देंगे। मीडियल रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस में आपका बीच का एरिया जो है वो डीपैपुलेटेड हो जाएगा, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में आपकी पूरी की पूरी टंग ही ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है।
तो ये कुछ फीचर्स हैं अलग टाइप के, अलग अलग टाइप की टंग की पोजीशंस हैं, सॉरी टंग की पिक्चर्स हैं कि कब टंग कैसी लगेगी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको कुछ विटामिन के बारे में बता रही हैं कि विटामिन B6 जो है, पायरिडॉक्सिन जो है, जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो टीथ जो नेल्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस लगता है। ये विटामिन B6 में ऐसे दिखाई देते हैं। बायोटिन की डेफिशिएंसी में जो नेल्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। वहीं पे अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो उस बंदे को नील्स खाने की आदत रहती है, तो उसके जो नील्स हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं। और विटामिन C डेफिशिएंसी में नील्स कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो हमारी डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नील्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है। दैट इज़ अबाउट पायरिडॉक्सिन। जब पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेरोटोनिन, कैल्टिकोलामीन्स कम हो जाते हैं, डीमाइलिनेशन हो जाती है, तो ये सारे के सारे फीचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारे सारे के सारे विटामिन्स कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टेबल विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स और उनके कम ज़्यादा होने से क्या ओरल इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या जर्नल इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो इस टेबल में बताया हुआ है। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की 4 पार्ट दे रखे हैं। एक है गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली, ड्रॉफिज्म एंड एक्रोमिक्रिया। गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, हाइपर हो जाता है, बढ़ जाता है, तब क्या होता है, और जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तब क्या होता है। जब बढ़ जाता है तो 2 कंडीशंस होती हैं, गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली। गाइगेंटिज्म चाइल्डहुड में देखी जाती है, ठीक है, बिफोर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। लेकिन एक्रोमेगेली की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो हाइपर सिक्रेशन बट इट इज सीन इन एडल्ट्स, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स, कैफोसिस एंड बुलडॉग कैप, ये आपको बातें इसमें पता होनी चाहिए, मेन फीचर्स, ठीक है। ये मेन फीचर्स हैं इसके कि बोन्स इनलार्ज हो जाएंगी, बुलडॉग स्कैल्प हो जाएगी और कैफोसिस। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉफिज्म और एक्रोमेगेली। ये कम होता है जब हमारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, तब दिखाई देता है। तो जो ड्रॉफिज्म है वो इन्फेंसी में दिखाई देता है, जो एक्रोमेक्रिया है वो एडल्ट्स में दिखाई देता है, ठीक है। ड्रॉफिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टंट ग्रोथ रहती है with normal mental activity and normal reproductive functions, whereas in acromegalia it is characterized by atrophy of extremities of the body, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस देखी हुई हैं। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि गाइगेंटिज्म हो गया है या फिर एक्रोमेगेली हो गई है। गाइगेंटिज्म बच्चों में दिखाई देता है, एक्रोमेगेली जो होती है वो एडल्ट्स में दिखाई देती है। एडल्ट्स में जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसका इफेक्ट बोन्स के ऊपर आता है, स्पेशली मैंडिबल के ऊपर आता है। कैफोसिस हो सकता है, जो हमारी स्पाइन है वो बो हो सकती है, मुड़ सकती है। बुलडॉग स्कैल्प, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं एक्रोमेगेली में। जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो ड्रॉफिज्म और एक्रोमेक्रिया होता है। ड्रॉफिज्म इन्फेंसी में देखा जाता है, जिसमें कि जो बच्चा है उसमें कम ग्रोथ होती है लेकिन उसकी मेंटल और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ठीक रहती है। एक्रोमेक्रिया में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स में देखी जाती है, लेकिन इसमें एक्सट्रीमिटीज़ की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इसी में ओरल फीचर्स अगर इसके देखें तो ओरली हमारा मैंडिबल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हार्मोन ज़्यादा है कम है। तो मैंडिबल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मेन चीज़ ये है। ग्रोथ हार्मोन से हमारे मैंडिबल पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमें डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट है मैंडिबल के ऊपर। इट हैज़ इफ़ेक्ट ऑन टंग ऑल्सो, टंग बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। इट हैज़ इफ़ेक्ट ऑन टीथ ऑल्सो, हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने से कम होने से टीथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, रूट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम प्रोग्नेथिज्म गिविंग हेड टिपिकल एक्रोमेगेलिक अपीयरेंस, प्रोग्नेथिज्म हो सकता है। प्रोग्नेथिज्म मतलब जॉज बाहर की तरफ आ सकते हैं,
ठीक है। और रिटार्डेड इरप्शन एंड शेडिंग, इरप्शन भी रिटार्डेड हो सकती है, शेडिंग भी रिटार्डेड हो सकती है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है एक माउथ की वो रिटार्डेड रह सकती है। तो ये सारा इफेक्ट रहता है ग्रोथ हार्मोन का ओरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थायराइड। अब थायराइड का क्या रोल रहता है? थायराइड अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बार अगर बढ़ेगा और एक बार कम होगा। जब बढ़ता है थायराइड ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, तो थायराइड एडिनोमा हो सकता है, ग्रेव्स ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, विच कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है। तो अगर थायराइड हार्मोन बढ़े तो थायराइड एडिनोमा और ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है। और अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाए तो दो कंडीशंस दिखाई देती हैं, क्रिटिनिज्म एंड मिक्सिडीमा। क्रिटिनिज्म इज ड्यू इन चिल्ड्रन whereas मिक्सिडीमा इज इन एडल्ट्स। तो क्रिटिनिज्म और मिक्सिडीमा दोनों की थायराइड हार्मोन की कम होने की वजह से होती है, एक बच्चों में होती है और एक एडल्ट में होती है। अगर हम इसके ओरल मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बात करें तो जब थायराइड हार्मोन बढ़ता है, ठीक है, अर्ली शेडिंग ऑफ डेसिडुअस एंड अर्ली इरप्शन ऑफ परमानेंट। हमेशा याद रखना है कि जब थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो अर्ली शेडिंग और अर्ली इरप्शन ऑफ परमानेंट, ठीक है। साथ के साथ टंग बढ़ जाती है, टंग का साइज़ बढ़ जाता है और जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वोल्डन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब थायराइड हार्मोन बढ़ता है तो जल्दी से जल्दी शेडिंग होती है और जल्दी से जल्दी परमानेंट दांतों की इरप्शन होती है। डिलेड इरप्शन भी हो सकती है जब थायराइड हार्मोन कम होएगा। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास 3 हार्मोन्स और आते हैं, दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो इफ़ वी टॉक अबाउट पैराथायराइड हार्मोन तो इसका मेन फीचर है टेटनी, ठीक है, मेन फीचर है टेटनी। अब इसमें होता क्या है, जो टेटनी है इट्स ड्यू टू हाइपोपैराथायराइडिज्म। जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है, अब आपको ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये ऐसे ट्रैकिया पे है। तो थायराइड ग्लैंड में पीछे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स रहती हैं। इन पैराथायराइड ग्लैंड्स में बनता है पैराथायराइड हार्मोन। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये हमारा बॉडी का कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। अब अगर हमारा पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो टेटनी हो सकती है। टेटनी अकर्स इफ द प्लाज्मा calcium level falls below 6 mg/% from its normal value which is 9.4. नॉर्मली हमारी बॉडी में 9.4 mg/% कैल्शियम रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम कितना रहता है। 9.4 mg/%, मतलब 100 के हिसाब से, 100 मिलीग्राम के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कैल्शियम लेवल 6 mg/% से कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि कैल्शियम लेवल्स कम हो गए, तो उन लोगों में टेटनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कार्पोपेडल स्पाज्म, ट्राइसिस साइन एंड चोस्टिक साइन आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेटनी। तो अब हमें पता कैसे चलेगा इस बंदे को टेटनी है, तो हमें कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। कार्पोपेडल स्पाज्म, जो हमारा पैर है उसमें जो कार्पल्स हैं, तो कार्पोपेडल स्पाज्म, उनमें स्पैज्म हो सकता है। टॉसिस साइंस दिख सकते हैं, चिवोर्सिक साइंस दिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स तो अब दिखेंगे जब कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएंगे, जब टेटनी होगा। बोन डिजीजेज लाइक ऑस्टिटिस फाइब्रोसिस्टिका आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म। जब थायराइड हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा, जब कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएंगे बॉडी में, तब ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका नाम की एक बोन डिजीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बढ़ने और कम होने की वजह से जो जर्नल मैनिफेस्टेशंस हैं वो हैं। अगर हम ओरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करें तो इसमें बंदे को जाइंट सेल ट्यूमर या फिर जॉ सिस्ट हो सकते हैं,
जॉ में सिस्ट या फिर जॉ का ट्यूमर विच इज़ कॉल्ड एज जाइंट सेल ट्यूमर. It can also lead to brown tumors. It can also lead to loss of lamina durae and it can also lead to ground glass appearances of the bone. जो हड्डी है, जो ये हमारा दांत है, इसके आसपास जो ये हमारी लमाइना ड्यूरा है वो लॉस्ट हो सकती है. प्लस जो हड्डी है उसके अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंसेस दिखाई दे सकती हैं, ब्राउन ट्यूमर्स दिखाई दे सकते हैं, जाइंट सेल ट्यूमर और सिस्टिक ट्यूमर्स और सिस्ट्स ऑफ जॉज दिखाई दे सकते हैं. सो दैट इज़ अबाउट पैराथायरॉयड हार्मोन्स. अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उससे ट्यूमर्स हो सकते हैं, जॉज के सिस्ट्स हो सकते हैं और बोन में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ सकती है. अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन जब कम रहती है तो बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है विच इज़ ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस. एंड जब इंसुलिन कम रहता है डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ फीचर्स होते हैं. अब पता कैसे चलेगा किसी बंदे को कि डायबिटीज़ मेलाइटस है? उस बंदे को यूजुअली पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया रहेगा. मतलब उसको खाना ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा उसका यूरिन आउटपुट होगा. तो ये सारे के सारे फीचर्स शो करते हैं कि उस बंदे का इंसुलिन कम है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है. और अगर हम ओरल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो उस बंदे का पेरिडोंशियम है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट रहेगा. पेरिडोंटाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है और मुंह उसका काफ़ी ज़्यादा सूखा रहेगा, तो ज़्यादा पानी पिएगा. ठीक है. अगर हम मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के हिसाब से एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है, तो वो अगर बढ़ता है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? सोडियम रिजॉर्प्शन करना बॉडी में. तो अगर वो बढ़ जाएगा तो एक्सेसिव सोडियम रिजॉर्ब कर लेगा. तो उसकी वजह से दो टाइप्स हो सकती हैं. प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स सिंड्रोम एंड इट डेवलप्स due to tumor in zona glomerulosa of the adrenal cortex. And secondary aldosteronism is due to the extra adrenal causes. तो जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एल्डोस्टेरॉन अगर बढ़ता है तो उससे कौन सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है. ओरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पेल ब्राउन ट्यूमर पिगमेंटेशन बेसिकली दिखाई देगी. ठीक है. पेल ब्राउन या डीप चॉकलेट कलर की पिगमेंटेशन दिखाई देगी. किस की? जिंजीवा की, टंग की, लिप्स की, ओरल म्यूकोसा की. मतलब जो ये लिप्स से लेकर के अंदर तक का स्ट्रक्चर है, लिप्स की पिगमेंटेशन दिखाई दे सकती है, टंग की पिगमेंटेशन दिखाई दे सकती है, अंदर जो जिंजीवा है उसकी पिगमेंटेशन दिखाई दे सकती है. सो ये सारी की सारी चीज़ें तब होंगी जब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा. दैट इज़ अबाउट मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. सो I'll end this video here, and in the next video I'll be continuing further. So in this video I have talked about various hormones and the leftover vitamins, and if you find it really helpful and a little bit informative, then you can give it a like and do share with your friends and do subscribe. So in the next video I'll be doing another important topics in synopsis, and I hope it helps you. So keep watching, keep learning and stay healthy. Bye bye.